पंछी में आसमाना उते आते जही उडारी पर ज़ख़ीरा कर दे, आते नाए भूखे मर दे। बंदे रिस्क ज़ख़ीरा कर दे, आते बंदे भूखे मर दे। इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार। इको अलफ तेरे दरदा, इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार। अंदर तू है बाहर तू है, अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू, रोम रोम विच तू। कहे हुसैन फकीर निमाणा, कहे हुसैन फकीर निमाणा, मैं नहीं सब तू। इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मुझे यकीन है कि आप आज के दिन का और इस हफ़्ते का एक ज़बरदस्त और बेहतरीन सा आगाज़ कर चुके हैं। फुरकान बॉबी ने हमारे प्रोग्राम का आगाज़ किया है एक बड़े खूबसूरत कलाम के साथ। हम बॉबी का शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया बॉबी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ज़बरदस्त। और आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं ना, वो मौजू सुन के और देख के मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि हाँ, ये ज़िंदगी वाकई एक जंग की तरह है। आज के इस माहौल में ये एक जंग से कम नहीं है, क्योंकि हमने इसके साथ एक बेहतर ज़िंदगी के लिए, एक अच्छे एहसास के लिए, उस जीत के एहसास के लिए हमें लड़ना है। और उस लड़ाई में हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें आसानी से मुयस्सर हैं, हमें उन्हें मना करना है। पूरी दुनिया में इस वक्त परेशानी का बायस बनने वाली जो एक बीमारी है,
उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसका हल सिर्फ़ और सिर्फ आगाही है। उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमें पता हो कि हमें इससे कैसे बचना है और अपने अजीज़ों को हमने कैसे बचाना है। हमने अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, जिनसे हम इतना प्यार करते हैं, हम किस तरह उन्हें अनजाने में एक मतलब ऐसी चीज़ें उनको दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें खिला रहे हैं और एहतियात नहीं कर रहे कि वो ख़तरे की तरफ जा रहे हैं, वो परेशानी की तरफ जा रहे हैं। कैंसर एक ख़तरनाक बीमारी है और 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 9 मिलियन लोग पूरी दुनिया में इसमें मुब्तला थे और साइंसदानों की तहकीक जब पढ़ रहा था पता चला कि 2030 में ये तादाद ख़तरनाक हद तक पहुंच जाएगी। और ये जो जितनी भी टोटल तादाद है कैंसर के मरीज़ों की, उसका 60 से 70% वो तरक्की याफ्ता ममालिक में कैंसर के मरीज़ सामने आते हैं। और तरक्की याफ्ता ममालिक पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं, यहाँ पे सालाना तकरीबन 1.5 लाख लोग सिर्फ कैंसर की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। और इन 1.5 लाख लोगों में से जो तकरीबन मतलब 70% तक लोग जो हैं वो सिर्फ हमारे देही इलाकों से कैंसर का शिकार होते हैं, जिन्हें बिल्कुल कोई अंदाज़ा भी नहीं होता है। और शहरी ज़िंदगी में भी, हम शहरों में भी जो लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उन्हें भी कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं है। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि कैंसर एक बहुत महंगे इलाज वाला एक मर्ज़ है। इससे बचा कैसे जा सकता है और अपने लाइफस्टाइल में आपने कौन सी चीज़ें ऐसी तब्दील करनी है कि आप इससे बिल्कुल एक महफूज ज़िंदगी गुजार सकें और बाकी हमारी जो नस्लें हैं उनके लिए भी एक ज़िंदगी महफूज बना सकें। बहुत सारे तरीके इलाज के जो यहाँ पे चल रहे हैं, जिसमें कुछ तरीके तो इतने महंगे हैं कि आपके अपने घर तक बिक जाते हैं। ठीक है, आप मजबूर हैं उसका इलाज करवाने के लिए, अपने प्यारों का इलाज करवाने के लिए। आप कर्ज़े के तले दब चुके हैं बहुत सारे लोग, मगर उसका इलाज उस तरह नहीं हो पा रहा। अच्छा, एक चीज़ और मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाने से पहले ये ख़ास तौर पे मेरे उन नाज़रीन के लिए जो आज कैंसर से लड़ रहे हैं, उनके लिए कि आपके पास इन दवाओं और इन इलाजों से ज़्यादा बड़ी चीज़ आपके अपने पास मौजूद है, वो है आपका इरादा और आपकी हिम्मत। 2011 में एक हमारे पड़ोसी मुल्क के एक क्रिकेटर युवराज सिंह, उनके लंग में कैंसर डायग्नोज हुआ। उन्होंने इसकी कीमोथेरेपी जो है वो करवाई 3 दफ़ा। उसके बाद ये वापस फिट होके 2012 में इन्होंने दोबारा एक सख्त मेहनत के बाद वापस सारा कुछ वो हासिल करके इन्होंने क्रिकेट खेली, इंटरनेशनल क्रिकेट, और क्रिकेट के सारे ही फॉर्म्स में इन्होंने दोबारा से अपनी अपीयरेंस दी। तो जब बड़ी बड़ी मिसालें मौजूद हैं आपके पास और उसमें सिर्फ एक यही बात है कि मुझे इससे लड़ना है और मुझे ठीक होकर दिखाना है, मैं इस बीमारी को शिकस्त दूंगा या दूंगी, मगर हम लोग बस अपनी तरफ से हिम्मत हार के और सिर्फ दुआ पे चल जाते हैं, ये अल्लाह मियाँ बचा ले, और उस पर भी हमारा इतना यकीन नहीं होता है। ट्रस्ट में अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाता हूँ ताकि जो एक्चुअल जो चीज़ें हैं, जो रियलिटीज़ हैं, हम उन पे बात कर सकें और अवेयरनेस के हवाले से आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एक एंटी कैंसर फ्रूट उसके ज़रिए इलाज कर रहे हैं और आगाही के लिए घर घर जाते हैं और ख़ुद जाके मतलब लोगों को अवेयर करते हैं कि एक्चुअली आप इससे इस तरह बच सकते हैं। दुनिया में मैंने कहा ना बहुत सारे तरीक़ा इलाज है, एक तरीक़ा इलाज ये भी है। सौर सूप एक फल है जो कि इतनी आसानी से नहीं मिलता और इतनी आसानी से दूसरी जगह पे लेके जाना भी मुश्किल है। उसकी तस्वीर भी हम भी आपको दिखाएंगे। उसके साथ इलाज करते हैं और लोगों को इसका अच्छा फीडबैक मिल रहा है। लाइक
अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है इसका। हमारे साथ मौजूद है जनाब रेहान साहब, जो कि मशहूर ही मिस्टर सौरसुब के नाम से हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आप सुनाइए। ठीक खुश हैं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है जनाब, क्या बात है। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं ये डॉक्टर हैं और उसके साथ साथ तजज़िया भी करते हैं, और हालात जो हैं मुल्की हालात के हवाले से हमें किस तरह बच के निकलना है ज़रा ये भी हमें बताएंगे। डॉक्टर आबिद हुसैन साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? जी बहुत शुक्र अल्लाह का, ज़रा ज़बरदस्त। और हमारे तीसरे मेहमान जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, ये जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है, बहुत सारे ममालिक सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथिक पे ही दारोमदार रखते हैं। हमारे यहाँ इस पे किस हद तक इलाज हो रहा है और कितना हम लोग इस पे रिलाई कर रहे हैं इस तरीका इलाज पे, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफकत साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हम तरीका इलाज से पहले हम ज़रा वजूहात पे बात करते हैं कि आप हमारे जो मेहमान हजरात हैं ये क्या समझते हैं कि क्या इसकी वजूहात हैं। आप बताएं रेहान साहब कि क्या वजह क्या है, क्यों इतनी तेज़ी से ये कैंसर बढ़ रहा है पाकिस्तान में? मतलब 1.5 लाख से ज़ायद अमवात सालाना। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे दोबारा मदऊ किया और मेरी इस काविशों के अंदर मेरा साथ दिया, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। देखें, जो 6-7 साल की जो मेरी वर्किंग है, तो इंसान किसी को खोने के बाद और किसी अपने को खोने के बाद बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। पहले हमें भी इसका इल्म नहीं था कि कैंसर क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो हमने अपनी फैमिली मेम्बर्स को जब खोया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें क्या वजूहात हैं इसकी जांचने की, हमें पता चला। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी की, रोज़मर्रा ज़िंदगी की, खाने पीने की अशिया हैं, ठीक है? ओके। जिसके बारे में हमें कोई भी अवेयरनेस है ही नहीं किसी किस्म की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम डब्बे के जो मसाले मिसाल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, हमें पता नहीं है उसके बारे के अंदर कि वो उसकी बेसिकली वो बनाया किस चीज़ से जा रहा है, ठीक है ना? अगर उसके अंदर सोडियम होता है प्रिजर्व किया करने के लिए, जर्नली किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम मिलाया जाता है उसके अंदर, ठीक है? कोई भी आइटम हो, लाइक वो आप डब्बे का दूध ले लें या जूस ले लें या आटा ले लें मिसाल के तौर पे रिफाइन करने के लिए, ठीक है? चीनी ले लें, सही है? इस तरह की जो चीज़ें हैं तमाम के अंदर सोडियम मिलाया जाता है, और जब आप इन चीज़ों को मुतवातिर इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। जी हाँ। और ये जो मसनूई रंग होते हैं खानों में, ये भी कैंसर का सबब बनते हैं। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, मेरे लिए बड़ा हैरत की बात थी कि मसनूई रंग की जो लाइक हर चीज़ ही हमें एक्स्ट्रा रंग में मिलती है, हमें मिर्च का भी रंग जो मिलता है वो उसका ओरिजिनल रंग तो नहीं होता अगर घर में पीसी जाए तो। जी हाँ, हमारे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें। देखिए कि लोगों को यहाँ पर ये चीज़ समझना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई पर्टिकुलर ऐसी मेडिसिन दुनिया में ईजाद नहीं हुई है जो कैंसर सेल को किल कर दें। अभी तक जो ट्रीटमेंट हो रहे हैं, कोई भी डॉक्टर कहीं पे भी किसी कंट्री में ट्रीटमेंट होता है तो वो 50-50 होता है, और सर्वाइवल रेशो जो पाकिस्तान के अंदर है वो तो मैं बहुत ही कम देख रहा हूँ। मैं तकरीबन 40-50 हज़ार लोगों के रिव्यूज़ ले चुका हूँ, 40-50 हज़ार लोगों के मैं कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ लोगों के साथ। तो उनसे सबका जब मैं फ़ीडबैक लेता हूँ तो यही पता चलता है कि कोई कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीता था, कोई वाइट चीनी ज़्यादा खाता था, कोई फास्ट फूड ज़्यादा खाता था। इसी तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो लोगों को एजुकेट करना है। फास्ट फूड तो मतलब बाहर तो लोग खाते ही हैं जी, वो तो नहीं, उन्हें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हमारे लिए हम कसूरवार क्यों फास्ट फूड को ठहरा देते हैं हर बात पे? देखिए, अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक पाकिस्तान के अंदर पीते हैं और कोई कोल्ड ड्रिंक अगर इंग्लैंड में जाके पीते हैं तो आपको टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, टेस्ट में फ़र्क नज़र आएगा? टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ होती हैं वो फ्री होती हैं, हमारी तरह नहीं होती हैं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि 90% लोगों को स्टेज 3-4 के अंदर जाके जो है डायग्नोज होता है, पता ही नहीं चलता, अवेयरनेस ही नहीं है।
वहाँ तो ये है कि आप 6 महीने या साल में जाके अपने ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, उनको पता चल जाता है, अर्ली स्टेजेस पे हो जाता है। सेकेंडली ये कि दुनिया के अंदर बहुत ही हाईली ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं जो पाकिस्तान में तो अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास। बिल्कुल सही। डॉक्टर आबिद हुसैन साहब, इन्होंने वाकई कहा कि हमारे यहाँ आखिरी स्टेज पे जाके पता चलता है कि ये मसला है, और ये तो एक रिसर्च भी है, सर्वे भी था कि जनाब हमें तब पता चलता है जब 80% बीमारी अपना काम कर चुकी होती है। जब 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 डायग्नोज होता है तो उसके बाद सिर्फ 20% को हमने सर्वाइव करना होता है, रोकना होता है। ब्रेकिंग न्यूज़ की आवाज़ आ गई जनाब। हमें ताज़ा तरीन ख़बरों से आप दोस्तों को आगाह रखना है। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। आज कैंसर के हवाले से, कैंसर की आगाही के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला रखे हुए हैं अपने मेहमानों के साथ। मेहमानों में हमारे साथ मिस्टर रेहान मौजूद हैं, मिस्टर रेहान सोरसो, और इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, और हमारे तीसरे मेहमान डॉक्टर शफ़क़त अली साहब मौजूद हैं। आबिद हुसैन साहब से हम बात कर रहे थे, आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब से हम बात कर रहे थे जनाब कि इसकी अवेयरनेस के हवाले से। आप बता रहे थे कि जब लास्ट स्टेज पे होती है ना बीमारी, तब डायग्नोज होती है। सही। प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा जो टॉपिक है कैंसर, थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि एक्चुअल कैंसर है क्या, हम किसके ख़िलाफ़ जंग करने जा रहे हैं। असल में ये हमारी बॉडी ही में होता है ये, और वहीं से डेवलपमेंट होता है। सब कुछ हमारी बॉडी में। एक सिंपल सी बात बता दूं, ये जो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं गले के और दूसरे, ये भी जरा से हमारी बॉडी में ही होते हैं। अच्छा। जो एक्टिवेट हो जाते हैं ना साजगार हालात में, यानी समझें कि ये रूलेंट्स होते हैं जो अटैक करते हैं, और बाहर की चीज़ों को लेके फ्री एक्टिवेशन होती है। इनको एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है। ऐसे सेल्स भी तो होते हैं ना, वो जो इनसे लड़ने के लिए भी तो एक पूरी फोर्स मौजूद होती है जो बिल्कुल होती है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि देखिए ये सब चीज़ हमारी बॉडी के अंदर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये होता है कि ये डैमेज हो जाते हैं, ये इंजरीज हो जाती हैं इनकी, या ये इफेक्टिव हो जाते हैं, उनकी वजूहत होती हैं। अब ये जहाँ का सिस्टम मुतासर होगा वहाँ का कैंसर डेवलप होगा। कैंसर हमारे यहाँ बहुत सारे पाए जाते हैं। जो कॉमनेस्ट कैंसर है, जो सब जगह, यानी हमारे जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में पाए जाते हैं, हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं, उनमें लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, CA ऑफ सर्विक्स है लेडीज़ का CA ऑफ सर्विक्स है, बच्चों में और बड़ों में ल्यूकीमियाज है, एक्यूट और क्रॉनिक ल्यूकीमियाज है, फिर किडनी के ट्यूमर्स हैं, ब्रेन के ट्यूमर्स हैं, और थर्ड कॉमन ट्यूमर है कोलोन का, बॉडी, ये आपके जो आते हैं इनका भी कैंसर पाया जाता है। एक्चुअली ये डिफरेंट साइड जो होते हैं ये आपके बॉडी के हिस्से हैं, लेकिन बेसिक चीज़ एक इसमें सेम है, कॉमन है, और वो है आपकी इम्यूनिटी डिफेंसिव मैकेनिज्म। जब वो डैमेज होता है, जिसको आप अभी कह रहे थे, मैं सुन रहा था गौर से, कि इरादे, हमारे इरादे एक्चुअल करते क्या है हमारी बॉडी में, हमारी इम्यूनिटी में इजाफा करते हैं, हमें टॉलरेंस डेवलप कर देते हैं। वो सेल जो डेड होने जा रहे थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं, लाइफ की तरफ चले जाते हैं, हमारे इरादों से, हमारे मजबूत सिस्टम से जो हम अपने जहन में डेवलप कर लेते हैं, उनसे ये डेवलप हो जाते हैं। दूसरी सूरत में दो जंग होती है, एक तो कैंसर सेल डेवलप हो रहा है, और दूसरा हम खुद डिप्रेशन का शिकार होकर उनको और एक्टिवेट कर रहे हैं कि हाँ हमें मार, हमें आगे हम पर अटैक करो। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसी अवेयरनेस हो कि अकॉर्डिंगली हो। कोई भी बेसिक चीज़ ये है कि कोई भी काम ज़्यादा हो वो नुकसानदेह होगा। अगर फ़र्ज़ कर लें आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन हो रहा है आपको, आप कोई और चीज़ नशे की इस्तेमाल करते हैं, आपकी पॉल्यूशन है, कार्बन जा रहा है, ये एक्सेसिवली जो भी जा रहा है ये आपको डैमेज कर रहा है। ब्रेस्ट के लिए आप समझें, बच्चा दूध पी रहा है माँ का, अब हर तरह से उसको बहुत कोई तरीका ही नहीं है दूध पिलाने का कि बच्चा किस तरह था, वो सर लग गया उसका, बच्चे का हेड आपके ब्रेस्ट पे लग गया, वो इंजरी हो गई, वो इरिटेशन शुरू हुई, मान लो वो गुठली बनना शुरू हो गई, समझे ना, या किसी तरह गिर गई, चोट लग गई। इंजरीज हमारे यहाँ कॉमन होती है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। जो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करता है, ये जो फीडिंग जो देती हैं लैक्टेशन पीरियड में यह अमूमन डेवलप होते हैं। लेकिन जो बात के जो बच्चों में भी, यानी लेडीज़ जो है जो बिलो 20 ईयर्स है, उनमें भी कैंसर का ब्रेस्ट पाया जाता है, ओल्ड एज में भी पाया जाता है, और बेसिकली इरिटेशन है।
कोई भी चीज़ अगर आप खारिज करना शुरू करेंगे और वो कंटिन्यूअस करते रहेंगे तो वो मॉडिफाई होता जाएगा सर। जी हाँ, ख़वातीन में एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में ये जो ब्रेस्ट कैंसर की है, और मर्दों में ख़ास तौर पे लंग कैंसर है हमारा, मुंह का कैंसर जो है, ब्रेन है, ये जिसकी वजह ये छालिया, गुटखा और ये मावे और ये जो यहाँ पे मिलते हैं, और शीशा एक ये भी इसकी बहुत बड़ी वजह है, और ये मसनूई रंग वाली अशिया खाने की ये भी एक वजह। सर डॉक्टर शफकत अली साहब, आप बताइए, आप क्या समझते हैं कि होम्योपैथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा हमें ब्रीफ कीजिएगा, और ये जो वजूहात क्या हैं और किस तरह इन पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों की बातों को उसकी मैं वो करूँगा सही के विल पावर ही इंसान की जो है वो इंसान को डेवलप करती है, बात ही। अच्छा, हमारी होम्योपैथिक बेसिकली जो है वो विल पावर पे ही कुव्वत मुदाफ़ियत जिसको कहते हैं, वो हमारी फिलॉसफी के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, यानी कि इंसान के इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर। तो बहुत सारे अवामिल हैं कैंसर के बनने के लिए। तो सबसे ज़्यादा आजकल जो मैं अपनी जो OPDs में देखता हूँ वो माउथ कैंसर के हवाले से। अच्छा। हाँ, ये बेसिकली मेरे पास काफ़ी केसेस आते हैं। और कराची में इसकी रेशो ज़्यादा है? हाँ, कराची में इसका रेशो ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली स्मोकिंग वगैरह, तंबाकू, पान वगैरह ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक एप्सिस फॉर्म के अंदर जो है वो मुँह में अपने फाउंडेशन बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वो चीज़ें होती हैं कि जिसको हमारे यहाँ बहुत माइनरली लिया जाता है, लेकिन ये चीज़ डायग्नोज होती है तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है इस चीज़ के अंदर। लेकिन ये है कि हमने देखा केसेस के अंदर कि हमने फौरी तौर पे उनको कवर कर लिया उन एप्सिस को, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है, मसला बहुत बढ़ जाता है, तो फिर ये कैंसर की फाउंडेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर ये सूरत हाल कैंसर पे बन जाती है। लेकिन बस ये कि कोई भी ऐसी कोई शिकायत हो तो फौरी तौर पे इसका जो है ट्रीटमेंट होना चाहिए, फौरी डॉक्टर के पास रुजू होना चाहिए। फौरी तौर पे पता कैसे चलेगा? ये तो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमें बड़ी आखिरी स्टेज पे पता चलता है कि वो जनाब अब ये काम ख़राब हो गया, इतनी सी बस सेहत रह गई है, इसको बस, तो कैसे पता चले? देखिए सर, इसके लिए फ़हीम ये है कि कई मुख्तलिफ, जैसे एलोपैथी में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट वगैरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा जो पूरा डेटा जो है वो हमारे मेडिसिन पे डिपेंड करता है कि सिम्टोलॉजी ऑफ जो बेसिक है हमारी, इसको फॉलो अप करते हैं। अब इसमें लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में ये है कि जैसे मैंने एप्सिस का बताया मसला, तो इसको हम मेडिसिन से ही क्योर कर लेते हैं, सही है। लेकिन इन केस अच्छा एलोपैथिक में जाते हैं तो एलोपैथिक में बाद तो मतलब मुख्तलिफ टेस्ट कराते हैं, लेकिन जब वो चीज़ समझ में नहीं आ रही होती तो फिर एक बड़ा एक गमगीर टाइप का टेस्ट होता है जिसको बायोप्सी कहते हैं आप। जी जी। लेकिन हो सकता है कि एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ डायग्नोज करने में बहुत सहूलत पैदा करती है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं करती, क्योंकि वो मर्ज को प्रोलॉन्ग करती है, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो। ठीक है, ये तो आप वैसे वो जो दो तरीका इलाज के बीच में जो एक इख्तलाफात हैं, ये तो वहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। आप किन टेस्ट पे बिलीव रखते हैं? यही जो एलोपैथिक और ये टेस्ट होते हैं या अलग से कोई टेस्ट? तो बेसिक जो अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, उन पर डिपेंड करते हैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ, और इतना तो आइडिया होता है हमें जो मतलब इस फील्ड में वक्त गुजरा है बच्चे। ये अलामात जो हैं ये किस बीमारी की हैं? जी हाँ, ज़ाहिरी अलामात जो होती हैं। बिल्कुल सही। कैंसर की जो अलामात हैं इन पे बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जरूर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं सहर बात कर रही हूँ कराची से। आपको खुश आमदीद कहते हैं सहर साहिबा, कैसी हैं? बहुत ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं फ़हीम दो बातें करना चाहती हूँ। एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें ये इसके कैसे पता चलता है। ठीक है। अभी मेरी वालदा का हुआ था, उनके हलक में कैंसर था, उनके स्पेशलिस्ट को दिखाया, उनसे सब इलाज, उनकी आवाज़ बैठ गई थी, सब कुछ हो गया था, उन्होंने बताया ही नहीं। जब आखिरी बार उनका सिटी स्कैन हुआ, जब पता चला कि उनके कैंसर और लास्ट स्टेज है। पहले से क्यों नहीं पता होता है? दूसरे में ये कहना चाहती हूँ कि पान वगैरह खाती थी, पान गुटखा छालिया कुछ? पान तो खाती थी वो, लेकिन छालिया नहीं खाती थी, पान खाती थी। दूसरे ये कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें हमारे यहाँ अस्पताल कोई ऐसे नहीं है। अब देखें इमरान खान ने शौकत खाना अस्पताल बनाया। जी जी। आप यकीन करें, मेरे दो जानने वाले करीबी, एक का तो सोशल मीडिया पे बहुत आया था, लड़के का, जवान लड़का था,
उसकी बहुत हालत ख़राब हुई, उसकी बहुत, लेकिन लाखों रुपए चाहिए थे, उन्होंने इलाज नहीं किया उनका, और वो बेचारा इंतकाल कर गया। ऐसी एक खातून थी, उन्होंने उनके ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने अपनी बहू का जेवर बेचा, लेकिन जिस दिन पैसे जमा करा रहे थे उस दिन उनका इंतकाल हो गया। तो ये इमरान खान की हकीकत है और ये इनकी शौकत खानम की हकीकत है। सही। अब ये आप देखें कि क्या करे गरीब आवाम। नहीं, आप मैं आपकी यहाँ पे एक मैं मतलब कोई मेरा उनकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है ना कोई भी, जब वो उनके पास एक बड़ी एक मुख्तसर सी एक जगह होती है जहाँ पे उन्होंने चैरिटी का या जब फ्री में इलाज करना होता है, और आप जानते हैं कि ये महंगा तरीन तरीका इलाज है, तो इसमें वो हॉस्पिटल वाले सबको क्योर तो नहीं कर सकते। हाँ, ये गवर्नमेंट जो है ना उसकी जिम्मेदारी ज़रूर है कि वो इस बढ़ती हुई तादाद को देख के इस तरह एक फ्री हॉस्पिटल्स वो बना के दें। हमारे पास तो वो शौकत खानम हॉस्पिटल से एटलीस्ट ये मसला तो हल हो गया ना कि आपके पास पैसे हैं और इलाज करवाने की जगह है, वरना हमें इंडिया और मुल्क से बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता था, और ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था। खैर जनाब, तो अलामात की तरफ जो है ना हम आएंगे अपना रेहान साहब। जैसा कि खातून ने भी पूछा कि क्या क्या अलामात होती हैं जिससे पता चलता है कि अब हमें मुहतात रहने की ज़रूरत है, या फ़ौरन टेस्ट करवाना है, या फ़ौरन इलाज की तरफ जाना है। देखें, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ट्यूमर्स का तो पता चल जाता है। अगर कहीं बॉडी में ट्यूमर हो रहा है तो आप बायोप्सी करा सकते हैं कैंसर का। अच्छा, कैंसर के लिए, ठीक है ना? ओके। अब ट्यूमर नहीं है या हमें पता ही नहीं चल रहा है कि इंटरनल हो रहा है, किसी के लंग्स में है या ओवरियन हो रहा है या इंटरनल कहीं पे भी ट्यूमर हो रहा है उसके, तो वो हमें अगर एक्सटर्नली नहीं आता, वो नमूदार नहीं होता या प्रॉब्लम नहीं पैदा होती, तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है। उसकी इसकी सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जो अलामात होती है, वो होता है वज़न का कम होना, वेट लॉस। अच्छा, ठीक है। जब आपके जो एबनॉर्मल सेल्स हैं बॉडी के अंदर, जो कैंसर सेल्स जिन्हें कहते हैं, जब वो एक्टिव हो जाता है तो वो हेल्दी सेल्स के साथ ग्रुपिंग करने लगता है। अच्छा, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी डाउन होना शुरू हो जाती है, और हमारे ऑर्गन्स को ब्लड भी यानी कि जो उसकी जो मिलना चाहिए वो हमारे ऑर्गन्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से वेट अमूमन 90% केसेस के अंदर वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। फिर पेट में दर्द, लीवर में स्वेलिंग, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है। बुखार का बार बार आना, जब ऐसे सिम्टम्स लोगों के अंदर आ जाएं, ऐसी बीमारियां छोटी छोटी सी बार बार हों, तो उनको करा लेना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक टेस्ट है जो मैं बताना चाहूँगा कि बायोप्सी तो एक टेस्ट है जो ट्यूमर का हो जाता है, जिससे कैंसर का पता चल जाता है। ठीक है। और उसके अलावा ऐसे टेस्ट नहीं होते जिससे पता नहीं चलता कैंसर का। ठीक है। उसके लिए एक टेस्ट होता है जिससे पेट स्कैनिंग कहा जाता है। ओके। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसकी जो टेस्ट की जो प्राइस है वो 50 से 60 हज़ार रुपये। ठीक है। 50 से 60 हज़ार रुपये, जो कि आगा खान के अंदर भी किया जाता है, जो कि अनमोल में भी किया जाता है, जो कि शौकत खानम में भी किया जाता है। पेट स्कैनिंग होती है, वो सर के बाल से लेके आपके जो हड्डियों का गूदा होता है, बोन मैरो तक, वहाँ पर स्कैनिंग करके वो आपको बता देगा कि कैंसर सेल कितनी मिकदार में किस जगह पे हैं और वो किस नौयत के हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोगों को और कैंसर पेशेंट्स को भी नहीं पता होती है। बिल्कुल सही। इस वाले से बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब लाइन पे मौजूद हैं। ये मुल्क के मशहूर ENT स्पेशलिस्ट हैं और उसके साथ साथ ओरल कैंसर के हवाले से काफ़ी खिदमात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कैसर साहब, ये बताइए कि ये जो ओरल कैंसर है, आप क्या देखते हैं कि इनकी वजूहात क्या हैं और क्यों ये पैदा हो रहा है? देखिए, बात सारी ये है कि ये तो बड़े अरसे से मामला चल रहा है और इसमें जितनी भी हम बात कर रहे हैं उसमें इस बीमारी में ओरल कैंसर, जिसको कि हम मुंह का सरतान कहते हैं, इसमें बहुत तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है। बिल्कुल वेरी अनफॉर्चुनेट बात है। और उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक माइंड सेटअप है कि जब तक कोई चीज प्रॉब्लम में आता नहीं है उस वक्त उसको रियलाइज नहीं करता है। तो जुमला एक कहा जाता है, यार देखी जाएगी, यार ऐसा कुछ नहीं होता है, सब ऐसे ही होता है। एक्चुअली ये गलत है।
मुंह का सरतान हमारे यहाँ दो बड़ी चीजें हैं, वैसे तो और बहुत सारी चीजें हैं। एक तो छालिया है। छालिया का जो जूस है, उस जूस जो है वो क्लिनिकली ये साबित हो चुका है कि वो कार्सिनोजिन है, यानी कि वो कार्सिनोजिन का मतलब है कि वो चीज जो कि कैंसर प्रोड्यूस करती है। अच्छा। तो छालिया का जूस इस सेल्फ इज ए कार्सिनोजिन। जो बहुत अच्छी किस्म की छालिया लोग खाते हैं, जो मतलब अब इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, बहुत ही आला किस्म की, उसको खाने से भी छालिया जो खाने से उसका कैंसर होता है। अच्छा। लेकिन अब हमारे यहाँ जो छालिया वैसे आती है मार्केट में, जो लोग कंपनियां मंगवाती हैं, वो तो 2 नंबर की नहीं, 3 नंबर की नहीं, बल्कि फंगस लगी छालिया, यानी हाँ जी, फफूंदी लगी छालिया, सही कह रहे हैं। फफूंद लगी छालिया जो है वो मार्केट में आती है, उसको कटिंग करते हैं और फिर 122 ब्रांड मुख्तलिफ पन्नियों में वो बिकता है, जिसको लोग खोल के और बड़े स्टाइल से जो है वो दांत के दरमियान स्क्यूज करते हुए और वो मजे ले अपने मुंह में डाल लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से बहुत यहाँ आता है। इंडिया वालों को हम बहुत बिजनेस देते हैं और बड़े नाम से यहाँ पर वो चीजें आती हैं, मेनपुरी है और पता नहीं क्या क्या किस किस नाम से आता है, और उसके अंदर बहुत सारी केमिकल्स भी मिलाई जाती हैं, कलर मिलाए जाते हैं, आर्टिफिशियल कलर होता है। और उससे क्या होता है कि जो ये बात भी प्रूफ है कि जो आर्टिफिशियल कलर है, जो टेक्सटाइल कलर है, वो भी कार्सिनोजेन है। तो आज छालिया इटसेल्फ जो कलर है वो, और फिर फंगस से लीवर कैंसर होता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ लीवर के जो जिगर का सरतान है वो भी बड़ा कॉमन होता जा रहा है। सर, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इसके अलावा जो स्मोकिंग है, सिगरेट नोशी है, तंबाकू नोशी या तंबाकू का इस्तेमाल किसी सूरत से भी वो ये बीमारी पैदा करता है। तंबाकू से तो और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये बड़ा कॉमन है। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमने कैसर सज्जाद साहब से जो वजूहात हैं उन पे बात की है। अभी हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है, वक्फे से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से ख़ास तौर पे इस हवाले से जानेंगे कि इसका इलाज क्या है, हम इलाज किस तरह कर सकते हैं और इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। इन दो मौज़ूआत पे हम अभी आके बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। कैंसर के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अपने मेहमानों से। कैंसर से किस तरह हम बचाव हासिल कर सकते हैं और किस तरह हम अपने आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं, और इसके इलाज के हवाले से और अलामात के हवाले से आज यही प्रोग्राम में बात हो रही है। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, आपसे वक्फे से पहले हमने बात करने की कोशिश की थी, मगर बीच में वक्फा आ गया। आपको पता है सारे रास्ते तोड़ देता है ये वक्फा। देखिए, इसमें 5 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। सिम्टोमोलॉजी कहते हैं उसे, सिम्टम होता है। शुरू के 3 जो होते हैं, पायरेक्सिया यानी टेम्परेचर ऑफ अननोन ओरिजिन, यानी आप टेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपका जो फीवर है वो सबसाइड नहीं हो रहा, तो नंबर 1 है ये। नंबर 2 पेन है, कहीं ना कहीं लोकलाइज पेन होगा उसको। नंबर 3 पे इसकी भूख उड़ जाएगी, एनोरेक्सिया। ये शुरू की चीज़ें जो शुरू के 3 to 6 वीक तक होते हैं। आफ्टर दैट 2 सिम्टम डेवलप होती हैं। एक, उसमें एनीमिया होना शुरू हो जाता है, खून की कमी होना शुरू हो जाती है जो किसी तौर कवर नहीं हो रही होती है। फिर वेट लॉस होता है। ये 5 फैक्टर ऐसे हेलमार्क कहलाते हैं जो कैंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप कहते हैं कि क्रोनिक डिजीज़, जितनी क्रोनिक डिजीज़ है उनमें टॉप पे कैंसर आता है आपका। ये 5 फैक्टर इन्वॉल्व हो गए, आपको इन्हीं को सेटल करना है। अगर शुरू की 3 चीज़ पे आपने डायग्नोज कर लिया कि ये कैंसर है, तो ये समझ लीजिए कि फर्स्ट स्टेज पे ही था, ये रिजॉल्व हो जाएगा। सेकंड पे जब अनीमिया हो गया तो इतना अनीमिया हो गया कि जो फिगर है उसके 9 ग्राम की है वो उसके नीचे आ गया, 5-6 पे चला गया। अब ये कंट्रोल से बाहर हो रहा है, स्टेज 2 पर चला गया। ये वेट लॉस हो गया। वो पेशेंट बाकायदा कहेगा कि साहब क्या हो रहा है ये मेरे वज़न को, तो ये तो आपके सामने बता रहा है। वो आपने लोकलाइज कैसे किया था? पेन से। उसने कहा था वो जगह बताएगा आपको कि मुझे इस जगह दर्द होता है।
आप उससे डायग्नोस करेंगे क्या है कि इसको लीवर की साइड पर है, आया कि लंग्स के चेस्ट में पेन हो रहा है, आया कि लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, आया कि उसको कि सर में दर्द ज़्यादा हो जाता है, वोमिटिंग हो रही है, वो देखिए वो शो कर रहा है कि आप इस तरफ जाइए। हम उसके फर्दर टेस्ट कराते हैं और फिर बायोप्सी का नंबर आ जाता है। देखिए एक सिंपल सीपी टेस्ट होता है जिसे पेरिफेरल फिल्म्स हम कहते हैं। ये सेल कैंसर जो इबनॉर्मल सेल होता है, इबनॉर्मल सेल सीपी में आ जाता है। ये जो आप कंप्लीट पिक्चर लेते हैं इसमें जो है इबनॉर्मल सेल आ जाता है, इमेच्योर सेल आ जाते हैं इसके अंदर। आप इमेच्योर सेल से हम काफ़ी हद तक डायग्नोस कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ जो है डेवलप होने जा रही है इसके अंदर। दूसरी बात जो पेन है, जो एक लोकलाइज के साथ ऐसी जगह पेन बताता है जो वैग सिम्टम है, यानी जैसे इधर बीच में कह रहा है कि साहब ये पेन हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। अब ये दर्द कौन सी बीमारी है, आप डायग्नोस करो, ये ल्यूकेमिया इसके पेन है, ये सब मेरा अलग कह रहा है कि साहब पेन हो रहा है, उल्टियाँ हो रही है, नहीं सही हो रहा, आप डायग्नोस करो यार, ये कौन सी बीमारियां भाई सामने आ गई हैं। सर शफकत साहब आप बताइएगा, मतलब कौन से, एक तो अच्छी खासी तादाद है जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, फिर मतलब बाकी आम लोगों में मतलब किन को कैंसर हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? ये उन लोगों में ज़्यादा होता है कि जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं, मतलब जो प्रॉपर जैसे कोई कंप्लेन है किसी भी हवाले से, कोई चीज़ रख के भूल गए, मतलब गले के हवाले से, कोई स्टमक की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन हमेशा मैंने देखा है कि यही केयरलेस लोग जो आगे जाके क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर वो फैक्टर्स आते हैं, डॉक्टर मिर्ज़ा साहब ने जो बताएं। तो पहले ही अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो उसको प्रॉपर वे में जो है ना उसको क्योर करने की कोशिश करें, सबसे आफ्टर ऑल तो ये बात है। कई मेरे पास मैंने बताया कि माउथ कैंसर का एक पेशेंट था, मेरे पास बच्चा है वो 16 से 20 साल का, उसको 3 टाइम मैंने उसको छाला एब्सेस हुआ था मुंह में। सर माफ़ी चाहता हूँ सर, मियां साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी हमें ज़रा वो खबरें जो है वो दिखानी है अपने दोस्तों। एक वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम कैंसर के हवाले से बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, अवेयरनेस के हवाले से। सर शफकत साहब आपसे बात हो रही थी और हमें अचानक वक्फे पे जाना पड़ गया। इलाज के बारे में आप बता रहे थे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से। तो मैं एक बच्चे का बता रहा था कि 16 से 20 साल की उम्र थी उसकी, तो वो ये गुटके वगैरह होते हैं ना, कुछ खाते हैं इंडियन, कोई जो भी जैसे फ़ोन पे डॉक्टर साहब ने बताया था। जी तो खा के वो सो गया था। सोने के बाद उससे एक छाला सा बना एब्सेस। खैर वो मेरे पास आया, बताया बहुत अच्छी इचिंग वगैरह बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उसको। खैर मैं मेडिसिन दी, मैं कहा 2-3 दिन बाद बताना मुझे, आगे क्योर हो गया वो। लेकिन 2-3 दिन बाद फिर उसको चीज़ सिम्टम्स दोबारा हुई, तो उसने फिर वही अमल किया, मतलब बात नहीं आया रहा। उसके बाद ये हुआ जब मेरे पास आया तो पूरा मुँह उसका ब्लॉक हो चुका था, सेमी पैरालाइटिक मसला उसका बन गया था। खैर उसको ट्रीटमेंट किया, थोड़ा सा फिर हिल हुआ, हिल होने के बाद फिर वो गायब हो गया। उसके बाद दोबारा काफ़ी दिनों के बाद वो मेरे पास आया तो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक पोजीशन के अंदर, और उसको जब बताया कि भाई आपका तो बायोप्सी टेस्ट होगा, मुंह खुल नहीं रहा था, उसके बाद मतलब सीवियर कंडीशंस के अंदर, तो फिर जाके दोबारा बड़ी मेहनत करके उसको ना 2-3 महीने में जाके उसको अल्लाह के फजल से क्योर किया। तो बात यही है कि हमारे यहाँ कोई मतलब हर चीज़ को इजी लेते हैं, समझे ना। कोई भी लीवर का कोई प्रॉब्लम है, गले का प्रॉब्लम है, समझे, परहेज़ नहीं करना किसी ने, कुछ भी नहीं करना, समझ गए। इंतज़ार करते हैं बैठ के ना कि या तो कोई बड़े इसमें कन्वर्ट हो जाए, बड़े नुकसान में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सोचना है हमें कि कोई भी ऐसी कोई कंप्लेन, चाहे वो किसी भी पार्ट के हवाले से हो, जिगर के हवाले से हो, आपके लंग्स के हवाले से हो, आपके मुँह के हवाले, गले के हवाले से हो, उसको क्रॉनिक नहीं होने दें। उसको प्रॉपर जो भी कंसल्टेंट हो उनका, उससे उनको फौरी तौर पर रिव्यू करके इब्तदाई तौर पे ही उसके इलाज की तरफ आ जाना चाहिए, खुद तजुर्बे नहीं करने चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए, ये आपका कहना है। रेहान साहब आप बताइए, एंटी कैंसर जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और वो सारी चीज़ें आएँ कि जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, और जो लोग वैसे नॉर्मली अपनी बेहतर सेहत के लिए अगर उनका इस्तेमाल करें तो कैंसर से बच सकते हैं। इस बारे में बताइए कुछ। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक दीनी लिहाज से और साइंटिफिक तरीके से एक चीज़ लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिसको भी कैंसर हो जाता है, डायग्नोज होता है, वो सबसे पहले
अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करे उससे लड़ने के लिए, ठीक है, ठीक है, क़ुव्वत इरादी पैदा करे। वो ये ना समझे कि अब क्या होगा, ठीक है, ये तो अल्लाह की तरफ से है। दूसरी बात ये है कि दीनी लिहाज से ये होता है कि हमारे दो फ़राइज़ हैं जिसमें अल्लाह की इबादत है और बंदों की, अल्लाह के बंदों की, खल्क़ खुदा की खिदमत है। अल्लाह के बंदों की, अल्लाह की इबादत करने से हमें दिली सुकून मिलता है, ठीक है, और अल्लाह के बंदों की खिदमत करने से हमें अपने आप पर फ़ख्र महसूस होता है, ठीक है। ये बात थोड़ी सी समझने की है लोगों की, क्योंकि हर आदमी कुछ इस तरह के कामों में लगा हुआ है जो इस चीज़ से बहुत दूर है। और मैं ख़ास करके कैंसर पेशेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह की आप जो इबादत कर रहे हैं, इबादत करने के साथ साथ लोगों की, खल्क़ खुदा की खिदमत करें आप। खल्क़ खुदा की जब हम खिदमत करते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे अंदर जो हमारा एक जो सिस्टम होता है, बिल्कुल, वो एक्टिवेट होता है। जैसे हम बोलते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाना, ठीक है, ये एक सिस्टम है हमारे अंदर जिसमें हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। जब आप किसी के साथ खिदमत करेंगे तो आपको फ़ख्र महसूस होगा और ये सिस्टम एक्टिव होगा। ये रोंगटे खड़े होने से, रोंगटे खड़े होना, अच्छा। अब ये आप पैसे कमा के नहीं कर सकते ना, नहीं होती हासिल। सिर्फ इबादत करते रहें आप तब भी नहीं, लेकिन आप कोई भी भलाई का काम करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लाइक जैसे कि आर्मी है, आर्मी के अंदर हमारे पास एक नारा होता है, नारे तकबीर हम कहेंगे, अल्लाह अकबर आप कहेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक सिस्टम है जो हमारी इम्यूनिटी को थाउजेंड्स ऑफ टाइम बूस्टअप करता है। ग़िज़ा के अलावा मैं ये एक चीज़ बता, बिल्कुल सही, तो क़ुव्वत इरादी के, अच्छा, यानी कि इसका आप मुस्बत सोच जो है वो इस तरफ लेके आती है आपको, एक पॉजिटिव सोच वो, उससे आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ऐसे कौन सी एंटी कैंसर जो अशिया हैं उनके बारे में मुझे बताइए, जो वर्ल्ड पे जिस पे काम हो रहा है, और आप खुद भी सौर सूप पे काम कर रहे हैं, मुझे उस बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, सबसे इसमें जो सबसे टॉप पे आता है चीज़ों के अंदर, ग़िज़ा के अंदर, वो है फ्रूट, और उसे कहते हैं सौर सूप, ठीक है, ओके। और उसका जो एक दूसरा नाम है, जो फेमस नेम है, वो है ग्रेवियोला। ग्रेवियोला जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की दरियाफ्त है, ब्राज़ील की, मैक्सिको की, अमेरिका की, और वहाँ पे 30-40 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। नंबर 1 जो हम पाकिस्तान में मंगाते हैं और 6 साल से मंगा के दे भी रहे हैं लोगों को, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली है। ये मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि बाय हैंड मंगवाना पड़ता है, पेरिशेबल होता है, इसलिए बाय हैंड मंगाना पड़ता है। नहीं, इतना कॉस्टली नहीं है, ट्रस्ट में। एक कैंसर के पेशेंट के लिए ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। वो कीमत भी आपने बताई थी कि किस तरह, 1200-1300 रुपये किलो के हिसाब से इतनी बड़ी बीमारी का इलाज हो, इस रकम में अगर आपको वाकई फ़ायदा हो रहा है तो ये कुछ महंगा नहीं है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद जानते हैं रेहान साहब से और मिर्ज़ा साहब से कैंसर के हवाले से, इसके इलाज के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी रेहान साहब, आप बता रहे थे हमें वक्फे से पहले कि सौर सूप जो है ये एक बड़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है, एक बहुत मुफीद फल है कैंसर के पेशेंट्स के लिए। तो इस बारे में बताइए कि कहाँ से मिलता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, सोर्स ऑफ फ्रूट जो है वो तो हम पाकिस्तान में लेके आते हैं और अब देना शुरू कर दिया है। मैं अपने प्रोड्यूसर से दरख्वास्त करूँगा कि अगर वो साथ साथ पिक्चर्स भी चला दें, दिखा सकें दोस्तों को, अगर पॉसिबल है तो। चलो, तो वो तो अब हम पाकिस्तान में लेके आते हैं और लोगों को देते हैं, ठीक है। वैसे ही है कि साउथ अमेरिका से और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, और अब हमारी ये कोशिश है कि हम इसको कराची में, इस्लामाबाद में इसको हम उगाने की कोशिश करें। अच्छा, उगाने की कोशिश करें, जो कि साइंटिफिक तरीके से इसको उगाया जा सकता है, नॉर्मल तरीके से नहीं उगाया जाए। एंटी कैंसर फ्रूट है, एंटी कैंसर फ्रूट है ये। अच्छा। और इसके फ़वाइद अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है। मगर इसके बारे में कहते हैं ज़्यादा तादाद में खा नहीं सकते आप। खा सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी ताकतवर होता है। अच्छा, ठीक है। अगर ज़्यादा हम खाते हैं तो कुछ होता नहीं है, मोशन हो जाते हैं। अच्छा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। तो एक आप 50 ग्राम या 100 ग्राम तक आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है वो है वीट ग्रास।
ये गंदम की घास, गंदम की घास जिसे बोलते हैं, वीट ग्रास। ठीक है। तो उसे हम अपने घर में ग्रो कर सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है। और ब्लड को रिफाइन करने के लिए दुनिया में सबसे टॉप पे आता है वीट ग्रास। तो उसे कैसे इस्तेमाल करना होता है? उसको आप अपने घर में ग्रो कर लें। ग्रो करने के बाद जब 6-8 इंच की हो जाए उसे कट करें। कट करने के बाद उससे थोड़ा सा वॉश कर लें पानी के साथ, और उसमें जिसमें हम जूसर में या ब्लेंडर के अंदर, जिसके अंदर हम अनार का जूस निकालते हैं या सेब का जूस निकालते हैं, उसमें आप स्टिक के ज़रिए उसको डालें और तकरीबन 10 ml के करीब डेली दूध वगैरह के साथ मिला के उसे इस्तेमाल कर लें। सिंपल। जनाब आप बताइए सर, अब सब आपके कहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल, प्रॉपर इलाज बताइए कि जिससे हम इससे बच सकें। आइए देखिए, हम जब कॉजेस पे डिस्कस कर रहे थे तो जहाँ बहुत से कॉज थे वहाँ एक इम्पॉर्टेंट जेनेटिक था। जेनेटिक का मतलब होता है कि वो इनहेरिट होता है। बहुत से कैंसर ऐसे हैं हमारे यहाँ जो फैमिली वाइज या इनहेरिट होते हैं, यानी उनके फादर को हुआ होगा, उनके ग्रैंडफादर या वो इस तरह से वो फैमिली वाइज चलते हैं। वो तो देखिए इंसिडेंटली होते हैं, उनके लिए कोई बाकायदा कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे होता है। तो उसको तो आप अभी प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी साइंस अब हो रही है, उस पर रिसर्च हो रही है, ऐसे जीन्स डेवलप हो रहे हैं जो हम एंटी जीन्स के तौर पे इस्तेमाल करके हम इसको और आगे जाके पूरा एबिट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि कैंसर जो है, क्योंकि ये नॉर्मल सेल है, एक ग्रोथ है, ये हमें ये देखना होता है कि ये ग्रोथ लोकलाइज है या आसपास स्प्रेड कर गई है। अगर लोकलाइज है तो उसकी सर्जरी, उसका ट्रीटमेंट है। अगर वो आसपास मेटास्टेसिस हो गई है उसका, तो उसका फिर सर्जरी इलाज नहीं है, केमोथेरेपी है। बिल्कुल सही। या हम उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर बाद। बिल्कुल सही। सर शफकत साहब, ये कैंसर सेल्स हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं और बस इनको किस तरह दोबारा से डीएक्टिव किया जाए या इलाज होम्योपैथिक किस तरह करता है, ज़रा ये बताइए। हमारे पास मेडिसन है, बड़ी प्रोटेक्टिव मेडिसन है, जो कि अगर प्रॉपर पता चल जाए और उसको अप्लाइड किया जाए, हम लोग करते हैं मुख्तलिफ मतलब पार्ट के जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट होता है, बहुत अच्छा मतलब काम करते हैं। कई जगहों पे क्योर भी हुआ है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से और आपके स्किन के हवाले से। जो एप्सिस वगैरह हमारे जैसे ग्लैंड फॉर्म में जो कैंसर्स होते हैं अपर स्किन लेवल पे, तो बहुत मैंने खुद काफ़ी पेशेंट क्योर किए हैं। तो थोड़ा सा, लेकिन सेकेंडली ये है कि हमें डाइट जो है ना, डाइट का प्लान करना बहुत ज़रूरी होगा, और कोई भी पार्ट के हवाले से हमें कोई भी डाइट प्लान में ये चीज़ रखनी होगी कि हम कोई ऐसी ग़िज़ाएं खाएँ जो हमारे किसी हिस्से को मुतासिर ना करें। बिल्कुल बात ये है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। रेहान साहब, बहुत कम वक्त है, जल्दी से ये बता दें कि आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कैंसर का सबब बनती है हमारी ग़िज़ा में? देखिए, मैं तो खुदारा अपील करूंगा सब लोगों से, हाँ, आम आवाम से भी, ठीक है, क्या वाइट चीनी इस्तेमाल नहीं करें। उसके इस्तेमाल ना करने से गुड़ इस्तेमाल करें, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट, सही है। आप ब्रायलर मुर्गी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। देसी मुर्गी इस्तेमाल करें या ना करें। ये अंडे खाए जा सकते हैं? मेरे ख्याल में वाइट अंडे इस्तेमाल ना करें, और अगर अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी सफ़ेदी इस्तेमाल करें बॉइल करके। बिल्कुल सही होगा। ठीक है। वाइट रिफाइंड आटा इस्तेमाल ना करें। वाइट खालिस आटा पिसा हुआ मंगवाएं, गेहूँ ले लें और पिसवा लें उसको। ठीक है। ये रिफाइंड जो नमक है वो भी इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है। और डब्बे का जो दूध है, डब्बे का दूध भी इस्तेमाल नहीं करें। मतलब खालिस दूध नहीं, खालिस दूध मैं बताना चाहता हूँ कि खालिस दूध की तो सप्लाई हमने स्टार्ट कर दी है। अच्छा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ज़बरदस्त। ठीक है, थैंक यू सो मच जनाब, आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम का वक्त कम है, आप दोस्तों से इजाज़त का वक्त है, मगर मेरे मेहमानों की जो गुफ्तगू है उससे सिर्फ यही हासिल है कि आप जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं कोशिश करें कि खालिस चीज़ों का इस्तेमाल करें, और जितनी ज़्यादा बनावटी चीज़ें और मसनूई चीज़ें, जदीद चीज़ें जो हैं उन पर थोड़ा सा ज़रा हाथ पीछे रखें। उनसे अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।